मराठा विद्या प्रसारक समाज केटीएम कॉलेज नासिक हिंदी विभाग की ओर से आप सबका स्वागत है। एमए भाग 1 सेमिस्टर 1 या प्रथम आयन के पाठ्यक्रम के अनुसार 4 विषयों का आप लोगों को अध्ययन करना है। इसमें 3 विषयों का परिचय इसके पूर्व हुआ है। अभी चौथा जो पेपर है वैकल्पिक पेपर वह है हिंदी पत्रकारिता। हिंदी पत्रकारिता इस विषय के अंतर्गत आप लोगों ने इसके पूर्व पत्रकारिता का स्वरूप, पत्रकारिता का उद्भव और विकास, इन विषयों को समझ लिया है। इसके बाद हमें पत्रकारिता इस विषय के अंतर्गत पत्रकारों के लिए जो प्रेस कानून एवं आचार संहिता है उसका परिचय आज करना है। आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान निर्माताओं ने प्रेस की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए उन्होंने अनेक जो अधिनियम हैं वह बनाए हैं। आप लोग जानते हैं स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार से लिया जाता है, जो संविधान के अध्याय 3 के अनुच्छेद 19 से प्रस्तुत होता है। प्रेस की आज़ादी को लेकर समय समय पर अनेक बार कुछ न कुछ समस्याएं और आंदोलन खड़े होते रहते हैं। इसलिए यहाँ कोई घटना घटित हो जाती है तो मीडिया में विशेष तौर से हलचल होती है। कारण आप लोग जानते हैं प्रेस की आज़ादी को लेकर स्पष्ट तौर पर कहीं भी कुछ लिखा नहीं गया है। इसलिए जब भी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो बात न्यायालय तक पहुंच जाती है। समाचार पत्रों के द्वारा एवं समाचार के दूसरे माध्यमों के द्वारा समाज को संतुलित बनाए रखने तथा प्रगतिशील बनाए जाने का निरंतर प्रयास किया जाता है। इससे यह मान्यता बलवती होती है कि समाचार पत्र एक आदर्श और विकास उन्मुख समाज की स्थापना करने का स्वप्न देखते हैं। आज के प्रजातांत्रिक एवं मानव अधिकारों के समाज में यह बात और अधिक आवश्यक हो जाती है कि समाचार पत्रों को भी स्वयं अपनी आचार संहिता के अनुसार कार्य करना चाहिए। वैसे ये कार्य करते हुए समाचार पत्रों के लिए अनेक कानून और अधिनियम बनाए गए हैं, जिनका विवरण सारांश में यहाँ आप लोग समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, आप लोगों ने इसके पूर्व यहाँ प्रेस संबंधी कानून और आचार संहिता का जो स्वरूप है वो पहले समझ लिया और इस अनुसार जो अधिनियम सामने आते हैं उसमें पहला है प्रेस पंजीयन अधिनियम सन 1867। यह भारत में उपलब्ध प्रेस अधिनियमों में सबसे प्राचीन अधिनियम है। इस अधिनियम के अंतर्गत यह जरूरी है कि किसी भी क्षेत्र में छपने वाले समाचार पत्र के प्रकाशन करने से पूर्व उस क्षेत्र के जिला अधिकारी को इस आशय का घोषणा पत्र देना होता है कि जिससे अभिप्रमाणित किया जाए कि प्रकाशित किए जाने वाला समाचार पत्र उपलब्ध कानूनों का उल्लंघन करता हो तो उसका पंजीयन रद्द किया जा सकता है। समाचार पत्र प्रकाशन के लिए दिए गए निवेदन के आधार पर मिलने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर की प्राप्ति के उपरांत समाचार पत्रों का प्रकाशन कानूनी रूप से सही होता है और इस पत्र में ही पत्र के मालिक, प्रकाशक एवं उस पत्र के संपादक का नाम, पता आदि का पूरा उल्लेख किया जाता है। यह उल्लेख इसलिए किया जाता है कि यदि कोई समाचार पत्र देश या व्यक्ति विशेष के विरुद्ध
किसी प्रकार का समाचार छपता है जिससे राष्ट्र को हानि या समाज को हानि होती है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इस तरह यह समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए इस रजिस्ट्रेशन कानून का सहारा लिया जाता है। और इसी से आज हम देखते हैं कि भारत में हिंदी में लगभग 2000 से अधिक समाचार पत्र छप रहे हैं। वही मराठी में 300 से अधिक दैनिक समाचार पत्र छप रहे हैं। अंग्रेजी में 200 से अधिक जो समाचार पत्र हैं वो छप रहे हैं। इसके बाद दूसरा जो प्रेस परिषद अधिनियम सन 1978 जो कानून है, वो कानून यहाँ इसलिए बनाया गया है कि यहाँ जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह कायम रखा जाए। प्रेस परिषद को यह अधिकार है कि वह प्रेस के लिए बनाई गई आचार संहिता का अनुपालन करे और ये देखे कि कोई समाचार अभिकरण समाचार पत्र किसी भी रूप में आचार संहिता का उल्लंघन न कर पाए। यह कानून भारत में प्रेस परिषद 1965 द्वारा यहाँ बनाए गए हैं और इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और इसी के साथ उनके साथ अन्य जो सदस्य हैं वो सदस्य कार्य करते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं प्रेस परिषद अधिनियम सन 1978, उसमें जो एक अध्यक्ष होते हैं उनके साथ प्रेस के अलावा जो सदस्य हैं, यानी जो प्रेस हैं या प्रकाशक है उसके अलावा जो सदस्य हैं वो प्रेस के अलावा सदस्य और दूसरे रूप में प्रेस के कामकाज से जुड़े सदस्य, ऐसे बाह्य और अंतर्गत ऐसे सदस्य होते हैं। और यही सदस्य यहाँ आगे चलकर किस प्रकार होते हैं वो देख सकते हैं। जैसे प्रेस के अलावा जो सदस्य हैं, यानी प्रेस के बाहर के जो सदस्य हैं वह संसद सदस्य होते हैं। वह यहाँ अभी 3 माने जाते हैं। वह कुछ लोकसभा से होते हैं तथा कुछ राज्यसभा से होते हैं। उसी प्रकार यहाँ दूसरे प्रकार से जो विशेषज्ञता प्राप्त सदस्य हैं वह साहित्यकार 2 होते हैं, शिक्षाविद 1 होते हैं, कानून विशेषज्ञ 1 होते हैं। ऐसे यहाँ दूसरे प्रकार के सदस्य यहाँ प्रेस के अलावा सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद यहाँ प्रेस के कामकाज से जुड़े या प्रेस के जो कर्मचारी हैं वह यहाँ 4 प्रकार के होते हैं। उसमें एक समाचार पत्र के मालिक होते हैं। उसमें इस परिषद में बड़े समाचार पत्र के 2 होते हैं और मंजूरी समाचार पत्र के 2 सदस्य होते हैं। दूसरे सदस्य के रूप में श्रमजीवी संपादक संवर्ग से यहाँ 6 लोग होते हैं। लघु पत्र से 2 होते हैं। अंग्रेजी पत्र से यहाँ 3 से अधिक सदस्य यहाँ होते हैं। तीसरे प्रकार में या श्रमजीवी पत्रकार में 7 सदस्य होते हैं। उसी के साथ भारतीय भाषा पत्र के, यानी भारत के जो अनेक भाषाओं में समाचार पत्र छपते हैं उसके कुछ सदस्य होते हैं। और इसी के साथ अंग्रेजी और भारतीय भाषा को मिलाकर या कम से कम 4 से अधिक सदस्य होते हैं। और इसी के साथ संवाददाता एक समिति होती है और समिति का एक सदस्य लिया जाता है। इस प्रकार यहाँ यह सदस्य के रूप में यह प्रेस परिषद कार्य करती है। तो इस परिषद के माध्यम से आप लोग यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ परिषद का कार्य चलता है। और इस कार्य के माध्यम से आगे चलकर यह परिषद को किसी न्यायिक अभिकरण की तरह निर्णय देने का अधिकार नहीं है, परंतु परिषद किसी भी दोषी समाचार पत्र, पत्रकार, संपादक के विरुद्ध कुछ यहाँ सिफारिश कर सकते हैं। और उसमें है जैसे पूर्व निंदा किए गए किसी भी समाचार पत्र द्वारा पुनः पुनः उसी तरह का कार्य करने पर उसके लिए उसके विरुद्ध कम से कम 1 वर्ष के लिए सरकारी विज्ञापन न दिए जाने का प्रतिबंध है। 3 वर्षों तक निरंतर चेतावनी प्राप्त संपादकों और पत्रकारों के प्रमाण पत्रों को 6 माह के लिए निलंबित करने की सिफारिश है। प्रेस के कार्यकलापों को संपादित करने के लिए समय समय पर कार्यों की समीक्षा करने की सिफारिश है। विवादित दस्तावेजों का निरीक्षण करने की सिफारिश है। दोषी व्यक्तियों को परिषद के सामने उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी करना तथा उनके शपथ पत्रों का परीक्षण करना, ये भी इसमें प्रावधान है। इस प्रकार देश में प्रेस की स्वतंत्रता और समाचार पत्रों
एवं एजेंसियों के स्तर को बनाए रखने एवं गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रेस परिषद के पास पर्याप्त अधिकार हैं। तो ऐसे यहाँ बाह्य और अंतर्गत जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा ये कार्य करते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने यह अधिनियम इस प्रकार समझ लिया है। उसके बाद तीसरा जो अधिनियम है श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम सन 1955। तो इसमें श्रमजीवी पत्रकार के से आशय उन व्यक्तियों से हैं जो किसी समाचार पत्र में समाचार संपादक, फीचर लेखक, उप संपादक, संपादक, रिपोर्टर, व्यंग्य चित्रकार, प्रूफ रीडर, समाचार फोटोग्राफर अथवा ऐसा कोई व्यक्ति जिसका मुख्य व्यवसाय केवल पत्रकारिता हो, वे सभी श्रमजीवी पत्रकार माने जाते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत पत्रकारों की सेवा शर्तों को सुरक्षित रखा जाता है। तो इस तरह इस श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के तहत दो प्रकार की यहाँ जैसे अनेक उनकी सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं यहाँ दी जाती हैं। तीसरा जो अधिनियम है वो इस प्रकार श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम सन 1955 में बनाया गया है। उसके बाद यहाँ अगला जो अधिनियम हमारे सामने आता है वो है चमत्कारी उपचार एवं औषधि उपचार अधिनियम 1954। समाचार पत्रों का मूल उद्देश्य जहां एक ओर समाज को जागरूक करना है, वहीं दूसरी ओर ज्ञान विज्ञान की संपूर्ण धाराओं को समाज में प्रभावित कर आडंबर युक्त जीवन शैली को समाप्त करना है। सभी मान्यताओं में तंत्र मंत्र जादू टोने के आधार पर भोले भाले व्यक्तियों को ठगा जाता है। इसलिए समाचार पत्रों को ऐसे लोगों के विरुद्ध यहाँ कार्य करना है। उसका यानी उन हकीमों का, वैद्यों का जो प्रयोग है या उनकी बातें हैं वह समाचार पत्रों में छापने के लिए रोक है। इस तरह इस अधिनियम को पारित कर इस प्रकार तंत्र मंत्र, कवच, तिलस्म, जादू टोने आदि के द्वारा मनुष्य के रोगों अथवा दैवीय संकटों से मुक्ति दिलाने वाले अथवा महामारी से यहाँ निजात पाने वाले किसी भी विज्ञापन को समाचार पत्रों में दिया नहीं जा सकता। इससे समाज की हानि हो सकती है। इसलिए उसके लिए कानूनी प्रावधान भी बनाए गए हैं। जैसे ऐसे समाचार छपवाए, विज्ञापन छपवाए तो 6 माह तक कारावास तथा जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस प्रकार यह अधिनियम यह बनाया गया है। चमत्कारी उपचार संबंधी समाचार नहीं छपने चाहिए। औषधीय उपचार संबंधी जो सही जानकारी है वही छपनी चाहिए। उसके लिए यह अधिनियम बनाया गया है। यह आज मीडिया के लिए हर प्रकार के मीडिया के लिए लागू है। इसके बाद पांचवा जो अधिनियम है सीमा शुल्क अधिनियम सन 1962। सन 1962 इस अधिनियम के अंतर्गत जो प्रस्तावित हैं वह है समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तक तथा दस्तावेज में ऐसी कोई जानकारी यहाँ नहीं होनी चाहिए जो मनुष्य समुदाय के लिए हितकारक न हो, उसे यहाँ निकाल देना चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए। तो ऐसे रोक लगाई गई पत्रिका हो, पत्र हो, पुस्तक हो अथवा दस्तावेज हो को छापने के लिए यहाँ जो अनुमति है वह नहीं है। इस अधिनियम के अनुसार उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं। इस प्रकार ये कानून यहाँ हमें इसमें दिखाई देता है प्रेस कानून में। उसके बाद अगला कानून है समाचार पत्र प्रदान अधिनियम 1954। तो इस नियम को हमें यह समझना है कि समाज के हर वर्ग तक नवीनतम जानकारियां पहुंचाना यह समाचार का उद्देश्य होता है। तो अधिनियम 1964 इसके लिए बनाया गया है, जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए पुस्तकालयों को समाचार पत्रों की प्रतियां एवं प्रकाशित पुस्तकों की एक प्रति भिजवानी होती है। तो यहाँ नई पुस्तक छपवानी है तो उसकी एक प्रति वह भिजवानी होती है, समाचार पत्रों की जानकारी देनी होती है। इस तरह इस अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करने पर पुस्तक की कीमत अथवा एक निर्धारित धनराशि को दंड स्वरूप यहाँ देना होता है। सरकार ने प्रेस की सुरक्षा एवं उसकी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए यहाँ अनेक प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं।
उक्त अधिनियमों के अतिरिक्त निम्नलिखित कानून जैसे पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955, हिंदू विवाद अधिनियम 1955, बाल अधिनियम 1960, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, कानून निषिद्ध क्रियाकलापों पर आधारित अधिनियम 1967, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1961, नाटक प्रदर्शन अधिनियम 1976, भारतीय दंड संहिता 1960, भारतीय डाकघर अधिनियम 1898, भारतीय तार अधिनियम 1885 एवं शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 जैसे अनेक महत्वपूर्ण अधिनियमों के द्वारा प्रेस को न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया है। इस तरह यहाँ इन अधिनियमों के माध्यम से आप लोग समझ गए हैं कि यहाँ प्रेस कानून या समाचार पत्रों के लिए, मीडिया के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं और इन कानूनों का उन्हें किस तरह पालन करना होता है और ये पालन करते हुए उनके लिए जो आचार संहिता है वो आचार संहिता बनाई गई है। और इस आचार संहिता में संपादक हैं, प्रकाशक हैं, पत्रकार हैं, संवाददाता हैं, रिपोर्टर हैं, इनके लिए कौन कौन से जो कानून हैं वो कानून यहाँ बनाए गए हैं, उनका हमें यहाँ परिचय समझ लेना है। और उस परिचय में आप लोगों को यह आचार संहिता किस प्रकार यहाँ रखी गई है उसके लिए हमें लगभग 23 प्रकार की जो आचार संहिता है वो दिखाई देती है। आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं कि पहले यहाँ हमें ये समझ लेना है कि आचार संहिता क्या है, ये कानून क्यों बनाया गया है। आप लोग जानते हैं प्रत्येक मनुष्य की आचार प्रणाली की तरह पत्रकारों की आचार प्रणाली को भी 2 वर्गों में रखा जाता है। पहले प्रकार का व्यवहार वह स्वयं होता है, वह अपने भीतर की आवाज़ के निर्देश पर यहाँ कार्य करता है। यह आचरण स्वयं नियामक होता है, इसके लिए समाज अथवा समाज का कोई वर्ग यहाँ नहीं होता है, परंतु मनुष्य इस नियमावली का पालन इसे उचित और विवेक संगत समझकर अपनी मर्जी से ही करता है। आचरण की ऐसी नियमावली आचार संहिता के नाम से यहाँ जानी जाती है। दूसरे प्रकार का आचरण वह है जो किसी बाहरी दबाव जैसे कानून आदि के डर से किया जाए। यह आचरण दंड या किसी बाहरी सत्ता के भय से व्यक्ति पर थोपा जाता है, इसलिए दंड का भय हटते ही इसमें व्यक्ति के आचरण के बदलने की संभावनाएं बनी रहती है। उदाहरण के तौर पर सरकार द्वारा यहाँ आज कोरोना 19 महामारी के तहत यहाँ जो कर्फ्यू लगाया जाता है, धारा 144 लगाई जाती है और यह बाहरी जो है वो बाहरी आचरण यहाँ सरकार की ओर से लगाया जाता है और उसमें बाह्य अंकुश से प्रभावित आचरण स्वैच्छिक आचरण की अपेक्षा कम स्थायी होता है। कुछ समय के लिए ये लगाया जाता है और लोग घर से बाहर न निकले, विशिष्ट समय पर ही निकले, इस प्रकार का जो नियम यहाँ लगाया गया है। ऐसे 2 प्रकार की जो आचार संहिता है वो सर्वसामान्य लोगों के लिए है। इसके बावजूद सरकार को समाज के सुचारू रूप से संचालन के लिए अनेक कानून बनाने पड़ते हैं। प्रेस और पत्रकारों के आचरण को समाज की व्यवस्था के अनुकूल बनाए रखने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। परवर्ती कानूनों के माध्यम से आप लोगों ने इसे समझ लिया है। अब हमें यहाँ पत्रकारों के लिए या मीडिया क्षेत्र के लिए जो आचार संहिता है वो आचार संहिता समझ लेनी है। इसमें कोई भी आचार संहिता अपने आप में संपूर्ण नहीं होती है, पर यह हमें देख लेना है कि यह केवल पथ प्रदर्शन का काम करती है। पथ में आने वाले अलग अलग किस्म की परिस्थितियों से साक्षात्कार होने पर मनुष्य को, चाहे वो पत्रकार हो या कोई और न्यायोचित निर्णय, तो आंतरिक आवाज पर स्वयं लेना होता है। तो इस प्रकार यहाँ मनुष्य को स्वयं के संस्कार के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर यह निर्णय लेने हैं कि हमें अपना जो कर्तव्य है एक नागरिक रूप में किस प्रकार निभाना है। इसी तरह या पत्रकार को भी अपना जो कर्तव्य है, अपना वो कर्तव्य अपने नियम और शर्तों के आधार पर निभाना है, उसे ही यहाँ आचार संहिता कहा जाता है। और प्रेस काउंसिल ने प्रेस एवं पत्रकारों के लिए जो आचार संहिता बनाई है वह आचार संहिता या 23 प्रकार से हमें दिखाई देती है। आप लोग यहाँ पहले जो आचार संहिता है या जिसका क्रम है पहला वह है यथार्थता और औचित्य। यानी यथार्थता और औचित्य में आप लोग देख सकते हैं कि पत्रकार को कोई ऐसी चीज प्रकाशित नहीं करनी चाहिए जो गलत या भ्रामक हो, जिसमें सच्चाई को
तोड़ मरोड़ कर रखा गया हो, इसलिए यहाँ कोई अनुमान, कोई कहा सुनी की जो बात होती है उसे नहीं छापना चाहिए। इसी के साथ किसी रिपोर्ट में गलत तथा प्रकाशित हो जाने पर या उसमें सुधार करना चाहिए। उसी के साथ उस पर अफसोस या खेद भी प्रकट करना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता में किसी विषय के बारे में सर्वांगीण पक्षों को जानने की पाठक की जो स्वतंत्रता है वो भी इसमें समाहित होनी चाहिए। इसलिए यदि किसी विषय पर प्रत्युत्तर प्राप्त हो तो उसे छापने से नहीं कतराना चाहिए और ठीक या गलत आंकने का निर्णय पाठक पर छोड़ना यहाँ उचित है। दूसरा जो क्रम है आचार संहिता का वे है मानहानिकारक लेख अथवा समाचार छापने की सतर्कता। यानी प्रेस को ऐसी कोई चीज नहीं छापनी चाहिए जो किसी व्यक्ति या संस्था के लिए निंदा का कारण बने, जब तक कि वह सामग्री जनहित में न हो। तो इस प्रकार यहाँ समाज विरोधी कामों को यहाँ जो है वह नहीं आगे लाना चाहिए, परंतु किसी पर हत्यारे या बेईमानी होने का लेबल तब तक नहीं लगाना चाहिए जब तक ऐसा परिणाम संदेह की सीमा से दूर निश्चित रूप से सामने न आ जाए। इस प्रकार या किसी पर मानहानिकारक लेख अथवा समाचार छापते समय जो सतर्कता है वो बरतनी चाहिए। तीसरा जो क्रम है वह है सरकारी पदाधिकारियों पर टिप्पणी का अधिकार। सरकारी अधिकारियों और विभागों के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार है। ऐसा करने पर कोई अधिकारी अखबार से क्षतिपूर्ति की मांग नहीं कर सकता। न्यायपालिका और विधायिका संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत प्रतिरक्षित है, अतः उनके काम पर आलोचना नहीं करनी चाहिए। राजकीय गुप्त अधिनियम 1923 प्रेस पर भी लागू होता है, इसलिए प्रेस को इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए और गुप्त तथ्यों को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। उसके बाद 4 क्रम है एकांतता का अधिकार। देश में प्रत्येक व्यक्ति की एकांतता के अधिकार का आदर करना चाहिए, इसे अंग्रेजी में प्राइवेसी कहा जाता है। उसका आदर करना चाहिए। इसलिए जब तक इस अधिकार का जनहित के साथ टकराव न हो, व्यक्ति के घर, परिवार, यौन और धार्मिक जीवन को आलोचना का विषय नहीं बनाना चाहिए। उसी तरह स्त्री जाति के विरुद्ध बलात्कार, अपहरण जैसे अपराधों का विवरण देते समय पीड़ितों की फोटो या अन्य जो जानकारी है वह नहीं देनी चाहिए। उसी तरह यहाँ अन्य कोई आपराधिक घटना है उसमें जो जैसे यौन दुर्व्यवहार है, उत्पन्न बच्चों की जो तस्वीर है वह नहीं छापनी चाहिए। इसके बाद 5वां जो क्रम है साक्षात्कार एवं फोन वार्ता का रिकॉर्ड करना। यानी जब पत्रकार किसी सफल व्यक्ति का, किसी नेता का, किसी अन्य व्यक्ति का जो साक्षात्कार करता है या उसकी वार्ता तैयार करता है, वो उसके अनुमति के बिना वह प्रकाशित न करे या उसे आगे न बढ़ाए। उसके बाद अगला है संपादक के नाम पत्र। संपादक के नाम अनेक प्रकार के पत्र आते हैं, तो उन पत्रों का भी प्रकाशन या संपादक को एक कॉलम बनाकर यहाँ प्रकाशित करना चाहिए, जिससे समाज की जो विचारधारा है उस विचारधारा का या अलग अलग विचारधाराओं की अभिव्यक्ति का परिचय हो जाता है और उनकी अभिव्यक्तियों का जो संतुलन है वो भी हमें दिखाई देता है। उसके बाद है अगला 7 क्रम अश्लीलता और अभद्रता। अखबारों को ऐसी बातें नहीं छापनी चाहिए जिससे यौन भावनाएं यहाँ उत्तेजित हो या अन्य जो समाज का ढांचा है उसे ठेस पहुँचे। ऐसी सामग्री जिसमें किसी सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हो, जिससे अनुसंधान कार्य को बढ़ावा मिले, जिससे यौन के संबंध में स्वस्थ दृष्टिकोण निर्माण करने में मदद मिले या कि जिसका संबंध कला से हो, को अभद्र नहीं मानना चाहिए। तो यानी जो अच्छी बातें हैं वह अच्छी बातें अच्छे रूप में ही प्रकाशित करनी चाहिए और इसी के साथ कुछ ऐसे बातें हैं जैसे यौन भावनाएं हैं या अन्य बुरे विचार हैं उसे प्रकाशित नहीं करना चाहिए। 8 क्रम में है हिंसा का गुणगान। हिंसा करने वालों की ऐसी तस्वीर
पेश न की जाए जिससे लोगों की आंखों में वे वीर, शहीद और ओजस्वी दिखाई देने लगे। 9 क्रम है सामाजिक बुराइयों का महिमागान। समाज में अनेक प्रकार के समारोह होते हैं, अनेक प्रकार की जैसे कुप्रथाएं हैं, अनेक प्रकार के व्यवहार होते हैं, उनकी प्रशंसा में यहाँ कुछ लिखना नहीं चाहिए, उसे दिखाना नहीं चाहिए। 10वां क्रम है सांप्रदायिक दंगे और प्राकृतिक आपदाएं। सांप्रदायिक दंगों और प्राकृतिक आपदाओं का जो सत्यापन है वो सत्यापन करने के बाद ही उनके जो समाचार हैं वो समाचार देने चाहिए। जैसे कोरोना जैसे महामारी हैं, उसके जो अनेक प्रकार की बातें हैं, अनेक प्रकार के आंकड़े हैं, अनेक प्रकार से यहाँ समस्याएं हैं, वह छानबीन करके ही यहाँ समाज के सामने वो समाचार लाना चाहिए। सनसनी पैदा करने के लिए ऐसे समाचार न भेजें। इसीलिए 11वां क्रम सामने आता है सनसनीखेज सुर्खियाँ। सामान्यतः विशेषकर सांप्रदायिक झगड़ों के दौरान सनसनी पैदा करने वाले शीर्षक देने से बचना चाहिए। शीर्षक और उसके नीचे दिए गए पाठ में तालमेल होना जरूरी है, यानी जो कुछ समाचार छपा है वह समाचार और उसका जो शीर्षक है दोनों में तालमेल होना जरूरी है। अगला 12वां क्रम है जाति, धर्म और संप्रदाय का संकेत। यानी समाचार छपते समय कभी भी दलित, हरिजन शब्दावली का जो प्रयोग है वह नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ कुछ जो अधिकार हैं या कुछ नियम हैं, जैसे आरक्षण नीति के अनुसार इनका प्रयोग कई जगह मान्य है। इसके बाद यहाँ अगला है राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता। यानी समाचार पत्र को यहाँ फिर वो मीडिया का कोई भी रूप हो, रेडियो हो, टीवी हो या इंटरनेट हो, उन्हें ऐसी रिपोर्ट यहाँ पेश करनी चाहिए कि जिससे समाज का यहाँ कल्याण ही हो। ऐसी जो समाचार हैं, ऐसी वार्ता हैं, वह प्रकाशित न करें जिससे भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा संविधान के अन्य प्रावधानों पर कोई आंच नहीं आए। तो इस दृष्टि से यहाँ ऐसी बातें नहीं छापनी चाहिए जो राष्ट्र के हित के विरुद्ध हो। अगला जो क्रम है वह 14 क्रम है तहकीकाती कहानियों में सावधानी। यानी जैसे इसे कहते हैं खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता में उस पत्रकार को इन बातों का ध्यान रखना है कि कोई भी समाचार छानबीन करने पर ही उस पर रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। इसमें खोज का विषय वह घटना या बात होती है जिसे समाज से छुपाने की कोशिश की जा रही होती है। पत्रकार द्वारा दी गई खबर या कहानी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, अफवाहों पर आधारित न हो। अगला क्रम है विश्वास पर पूरा उतारना। यानी समाज में पत्रकार पर यहाँ विश्वास रखा जाता है, पत्रकार की हर बात पर यहाँ विश्वास रखा जाता है। इसलिए यहाँ कोई भी पत्रकार इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है कि वो सूचना प्राप्त करने के अपने स्रोत को बताए, लेकिन वह ऐसा कर सकता है कि उसके लिए अपने खिलाफ लगाए गए दोष से बचाव के लिए ऐसा करना आवश्यक हो। स्रोत ने ऐसा करने के लिए अपना अनुमति यहाँ देनी चाहिए। ऐसा करना जनहित में है। इसलिए यहाँ कोई भी जो समाचार हैं वो छपवाने के लिए यहाँ इसका यह आधार लेना चाहिए कि उस पर लोगों का विश्वास हो, समाज का विश्वास हो, तो समाज के विश्वास पर पूरी तरह उतरना चाहिए। अगला है न्यायिक कामों की आलोचना। प्रेस रिपोर्ट में न्यायालय की कार्रवाई की आलोचना नहीं होनी चाहिए और न इसमें किसी व्यक्ति पर छींटे डाले, क्योंकि इससे न्याय प्रभावित हो सकता है। तो ऐसी बातों का भी यहाँ ध्यान रखना है। 17 क्रम है स्थूल व्यापार वृत्ति। समाचार पत्रों को स्थूल व्यापार वृत्ति का शिकार नहीं होना चाहिए। यानी आपस में जो होड़ है, समाचार पत्रों को लेकर जो होड़ चलती है, वो होड़ या प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। जैसे दूसरे अखबारों के साथ अखबार के मूल्य को लेकर होड़ या प्रतिस्पर्धा यहाँ होती है, तो वह अनैतिक है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगला है क्रम साहित्यिक चोरी। स्रोत के प्रति
यहाँ जो लेख या विचार यहाँ छपते हैं उसमें भी यह ध्यान रखना है कि आचार संहिता के खिलाफ वह न हो। यदि कोई लेख भेजने वाला लेख के साथ डाक टिकट न भेजे तो अयाचित सामग्री को लौटाने के लिए अखबार या समाचार पत्र बाध्य नहीं है। अगला है 19 विज्ञापन। यहाँ समाचार पत्रों को ऐसा कोई विज्ञापन नहीं छापना चाहिए जिससे समाज के किसी घटक की भावनाओं को ठेस पहुंचे। अखबार को विज्ञापनों के लिए ऐसी दर नहीं लगानी चाहिए जो परोक्ष रूप से आर्थिक सहायता लेने के समान हो। तो यह भी यहाँ ध्यान रखना है। उसके बाद सांप्रदायिक दंगों से संबंधित मार्गदर्शन। संप्रदाय से संबंधित घटनाओं और तथ्यों का निरूपण, असंयमी भाषा का प्रयोग, हिंसा कार्यों को भड़काना, सनसनीखेज समाचार छापना, धार्मिक नेताओं का अनादरपूर्ण उल्लेख एवं विभिन्न संप्रदायों के बीच अविश्वास पैदा करना अनैतिक है, तो इससे बचना चाहिए। अगला है सरकार के लिए पथ प्रदर्शन। यानी सरकार के अनेक योजनाएं होती हैं, अनेक प्रकार के कार्य यहाँ सरकार के होते हैं, तो उसके लिए यहाँ सरकार की योजनाओं के लिए, सरकार के अन्य कार्यों के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य या समाचार पत्रों ने करना चाहिए, मीडिया ने करना चाहिए। इसलिए जैसे राज्य सरकारें अखबारों में लिखी गई सामग्री पर नज़र रखेगी और ऐसी सामग्री की ओर प्रेस काउंसिल का ध्यान आकर्षित कराएंगी जिससे सांप्रदायिक सद्भाव टूटने की आशंका हो। तो ऐसे कुछ जो कार्य हैं जो यहाँ समाज में अहितकारी हैं वह न छपे, इसके लिए राज्य सरकारें ध्यान दें। इस प्रकार का भी प्रावधान या किया गया है। पुलिस व्यवस्था के माध्यम से उन पर जो कानूनी कार्यवाही है वो भी यहाँ की जाती है। इसके अनेक उदाहरण आप लोग जानते हैं। अगला क्रम है आर्थिक पत्रिकाओं से संबंधित पत्रकारों के लिए संदर्शिका। तो इस वर्ग के पत्रकारों को कंपनियों से ऐसी सुविधाएं लेने से इनकार कर देना चाहिए जो अन्य पत्रकारों को समानता नहीं मिलती है। यानी समाज के किसी भी संस्थान से, घटक से यहाँ आर्थिक सहायता नहीं लेनी चाहिए। तो इस दृष्टि से यह पत्रकारों को वित्तीय कमीशनों से उधार, कमीशन, अधिमान, अंश स्वीकार नहीं करने चाहिए। जैसे न्यायाधीशों के लिए समाज के संपर्क में होते हुए भी निर्लिप्त होने का प्रावधान है, वैसा ही कुछ प्रावधान संपूर्ण पत्रकारों से जुड़ा है, चाहे वो प्रेस मालिक हो या संपादक अथवा किसी अन्य पद पर हो। इन सब का पालन करना चाहिए। जब कोई पत्रकार किसी भ्रष्टाचार का उद्घाटन करता है तो उस पत्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और अखबार के संचालकों को उसे पुरस्कृत करना चाहिए। ऐसा भी प्रावधान यहाँ किया गया है। अगला है चुनाव से संबंधित समाचार। चुनाव से संबंधित विवरण न्याय संगत और निष्पक्ष होने चाहिए। अखबारों को चुनाव अभियान के पक्षपाती अखाड़े से दूर रहना चाहिए। माध्यमों को सभी प्रतियोगिताओं के विचारों को समान रूप से प्रकाशित एवं प्रसारित करना चाहिए। इस तरह यहाँ देश में समय समय पर जो चुनाव होते हैं उन चुनावों के समय यहाँ निष्पक्ष होकर जो समाचार हैं या वार्ताएं हैं वह यहाँ प्रसारित करनी चाहिए। इस तरह यह समाचार के लिए आचार संहिता है, समाचार पत्रों के लिए है, उनमें कार्य करने वाले लोगों के लिए, सदस्यों के लिए इस प्रकार की आचार संहिता या भारत के संविधान में बनाई गई है। तो इसका यहाँ हम समापन के रूप में इसी तरह उल्लेख कर सकते हैं कि रिपोर्टिंग यथार्थ और निष्पक्ष होनी चाहिए। रिपोर्टर को विवरण लिखते समय जनहित को ध्यान में रखना चाहिए और किसी प्रकार के पूर्वग्रह को मन में लेकर नहीं चलना चाहिए। मीडिया को किसी व्यक्ति या संस्था की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस तरह यहाँ जो स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर, यहाँ स्वच्छंद होकर जो पत्रकारिता का कार्य है यहाँ निभाया जाए तो यहाँ समाज में जो शांति है, सद्भाव है वह हमेशा बना रहेगा। यह दायित्व भी यहाँ पत्रकारिता का है, प्रेस का है। इसलिए यह कानून और आचार संहिता यहाँ समाचार पत्रों के लिए, मीडिया के लिए आज ज़रूरी है। तो इतने समाचार पत्रों को लेकर जो जानकारी है उसके कानून को लेकर, आचार संहिता को लेकर आप लोगों ने समझ ली। इसलिए आप लोगों को मैं आखिर में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।